हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT। एक्चुअली ये पार्ट नहीं PRT है। 10 नवंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहना फ्रेंड्स। आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं शुरू आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, सॉरी ये गलत PDF खुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो गलत PDF खुल गई थी, है ना। पहला जो क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमें बताना था निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है ना। फर्स्ट जो दिया गया था, नेशनल हेरोल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया। देखो यही इसका सही आंसर है, यानी यही जो स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। तो बता देती हूँ मैं करेक्ट ये इसमें गलती क्या है। देखो हरिजन जो था, हरिजन जैसे समाचार पत्र जो थे ये वीकली मैगजीन टाइप की समझ लो आप। ये जो था गांधी जी ने स्टार्ट कर दी टू प्रमोट फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, है ना। छुआछूत जो उस टाइम फैला हुआ था सोसाइटी में उससे लड़ने के लिए, है ना। ये वीकली थी, ठीक है ना। ये 1933 में लॉन्च हुई थी, ठीक। और ये जो नेशनल हेरल्ड ये नाम का जो समाचार पत्र है, ये जो था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है उस टाइम पे बैन कर दिया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे जो है इस पर बैन लगा दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। इसी वजह से जो है ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है ना। इसके करेक्ट ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। साम्यवादी भारत छोड़ो आंदोलन के जो थे विरुद्ध थे, ठीक है। थर्ड जो था, रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए थी बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के राज्यों के एकीकरण के लिए था। ठीक है ना, ताकि हमें जिम्मेदार सरकार मिले। भारत की स्वतंत्रता के लिए ये आंदोलन छेड़ा गया था। 1942 था इसका जो, अगर सन की बात करें, ठीक है ना। और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए था। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, दे ही रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन जो था, धमाल नृत्य राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है। धमाल नृत्य बताना है हमें किस राज्य का है, तो ये जो है हमारा हरियाणा का है। नृत्य भी जो है ये लोकप्रिय नृत्य से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं DSSB में, है ना। ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था निसार मिशन पे पूछा गया था। निसार मिशन के संदर्भ में हमें बताना था कौन सा कथन गलत है। मिशन रास्कोस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी है, यही हमारा जो है गलत है। ठीक है ना। इसके सही ऑप्शंस भी देख लेते हैं। निसार से एकत्रित आंकड़े पृथ्वी की परत के विकास और स्थिति के बारे में जानकारी प्रकट करेंगे। इसका उद्देश्य खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करना था। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। यानी ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसकी अगर आपको डीपली नॉलेज होगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किया गया, बिल्कुल ठीक। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि बहादुर शाह के नाम पर जो है सिक्के ढलवाए गए थे, ठीक है। और उन्हीं के आदेश पर जारी किए गए थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, ये बात बिल्कुल गलत थी। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था, उन्होंने प्रशासन नहीं शुरू किया था, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो है विरोध किया था। जो नेतृत्व करता थी या हम कहें नायक थी, वो कौन थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। और यही ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। यह ऑप्शन जो है 1857 के विद्रोह के बारे में गलत दिया गया है, इसलिए यही हमारा जो है उत्तर है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में, हाँ, जो ये हमारा बहादुर शाह था इसे जो है एक सम्राट के रूप में मान्यता दी गई थी। और चौथा, बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन का संचालन किया था। बरेली में किसने किया था, ये जगह जगह अलग अलग जगह जो है अलग अलग जो हमारे सम्राट थे, अलग अलग नायक बने थे। ठीक है ना। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था और झांसी में अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई ने करा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस महिला पहलवान ने एशियाई खेल 2018 में फ्री स्टाइल 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये करंट का क्वेश्चन है, ये रेलेवेंट नहीं है फिलहाल आने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। माल और सेवा कर GST के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। हमें बताना है GST के रिलेटेड जो है सही है। जो सही है बस वही देख लेते हैं। तंबाकू और वर्धित पेय को 28% की उच्चतम कर दर पर रखा गया है, यही जो है हमारा विकल्प सही है। सबसे ज़्यादा उच्चतम दरें लगाई गई हैं, टैक्स रेट सबसे ज़्यादा लगाया गया है तंबाकू पर और वर्धित पेयों पर। ठीक है ना। 7th क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? संपत्ति का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो है अनुच्छेद 31 के तहत, देखो संपत्ति के अधिकार के बारे में पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम ऑप्शंस के साथ डील करेंगे। देखो ये जो है अनुच्छेद 31 के तहत इसका जो है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो ये संविधान के भाग 3 है ना, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकारों में ही हमारे शामिल किया जाता था, लेकिन फिर बाद में जो है ये हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था हमारा 1978 में। उसके तहत जो है संपत्ति को अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर जो है वैधानिक अधिकारों में रखा गया था, ठीक है ना। पहले जो मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7 थी, और ये संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। इसको बाद में हटा दिया गया था। जब इसको हटा दिया गया था तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई थी? 6। और ये याद रखना कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा ये हटाया गया था, और जो था हमारा वैधानिक अधिकारों में इसको रख दिया गया था, वो था हमारा 44वां संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन से हमारे अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट, ठीक है ना। यदि आप 42वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, बिल्कुल गलत। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था और ईयर था 1978, ठीक है ना। अब ये कानूनी अधिकार है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी ये कानूनी अधिकार है। 8 क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? तो हम बताने कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या जरूरी है। व्यक्ति है उसकी आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। 35 वर्ष होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, है ना, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कह दिया व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, जबकि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए उसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो यही हमारा जो ऑप्शन हो गया वो आंसर हो गया, बिकॉज यही हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है ना। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया जा रहा है तो भारत का नागरिक होना तो मस्ट है, ठीक है ना। व्यक्ति कोई लाभ के पद पर धारित ना हो, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने भी बताए भी थे और ऑप्शंस में हमारी यही, ठीक है ना, ये हमारी मिनिमम है। और देखो ये जो 30 दिया गया है ये पीएम के लिए हमारी, है ना, मिनिमम एज की अगर हम बात करें पीएम के लिए, अगर कोई पीएम के लिए निर्वाचन योग्यता की बात करें तो 30 वर्ष हो गया, और प्रेसिडेंट के लिए हमारा 35 ईयर्स। ना तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसे? लाभ अलाभ स्थिति, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन आ जाते हैं। द ब्लैंक इज अ प्रोसेस इन विच डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स सच एज सॉल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन सच एज वाटर। देखो आजकल हम अपने घरों में क्या होता है, आरओ लगवाते हैं ना वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, है ना। तो ये आरओ ही है, ये आरओ की ही फुल फॉर्म हमें यहाँ पे प्लेस करनी थी। तो उसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इट्स अ वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, वाटर को प्योरीफाई करने का एक प्रोसेस है, इसलिए तो लगाते हैं हम लोग अपने घरों में आरओ, ठीक है ना। जो दैट रिमूव्स अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर, जो वाटर में से जो होते हैं कंटामिनेंट्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है ना। बहुत सारी लेयर्स के थ्रू छन छन के पानी जो है हमारा बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है। तो इसका आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता देती हूँ, अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना, 19 से 22 तक जो है हमारा दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अनुच्छेद 19 से 22 में जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम। इसमें बताती हूँ इसमें क्या क्या हमें राइट्स दिए गए हैं। हम संघ बना सकते हैं, है ना, संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने का अधिकार है, शांतिपूर्वक जो है हम एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, किसी को हम नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है ना। बोलने की स्वतंत्रता है, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर हम घूम सकते हैं, ठीक। तो अब देख लेते हैं हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे। शांतिपूर्वक शस्त्र के साथ बिना एकत्रित होने का अधिकार, बिल्कुल ठीक, है ना। भाषण और अभिव्यक्ति, जैसे मैंने बताया ना, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार है, बिल्कुल अनुच्छेद 19 के अंदर में दिया गया है। शोषण या बेगारी का जो विरुद्ध अधिकार है, इसको मैं बता देती हूँ, ये अनुच्छेद हमारा 23 में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 23 में दिया गया है, शोषण या बेकारी के विरुद्ध अधिकार। तो यही आंसर हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को का मुख्यालय बताना है कहाँ स्थित है।
ये मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये जो है मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। सारे ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इंपॉर्टेंट बैठक किसी की है, इसके इस्टेब्लिशमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, तो आप वहाँ से जाके इसको विज़िट कर सकते हैं और विज़िट ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छा, सारी डिटेल्स दी गई हैं, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड। तो चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो गया, पेरिस। और जो मैंने इस वीडियो में क्या है ट्रिक्स के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, देखना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगेन, ये जो था करंट का क्वेश्चन है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, हमें ये बताना है। विटामिन डी, सी, ए, बी, ये भी विटामिन वाला पोर्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, इजी भी है ना। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है हमारा विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। चलिए, विटामिन सी की कमी से अगर हम बात करें स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों की बीमारी हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है कौन सा कथन जो है विश्व बैंक के बारे में गलत है, ठीक है ना। इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल ठीक। इसका जो पुराना नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, ठीक है ना, इसका पुराना नाम, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। और एग्जाम्स में IBRD के नाम से आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBRD, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म्स में रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इंग्लिश में ही याद करें, इंग्लिश में ईजी पढ़ती हैं, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी, बिल्कुल ठीक, ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है ना। 1944 में जो एक ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा जो है इसका सृजन किया गया था, बिल्कुल ठीक। और जब ये सृजन हुआ था तभी इसका नाम जो है ये IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। और 1945 में काम करना शुरू किया, ये जो है हमारा गलत है। देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, ठीक है ना। ये एक तरह की क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई है ना, सरकार को लोन देती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा कथन जो है हमारा गलत है। देखो, ये जो दिया गया है, गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, यही जो हमारा पहला ऑप्शन है यही गलत है, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिखरना भी कहा जाता है, ठीक है ना। घाघरा नदी को नेपाल में माचू और कर्णाली कहा जाता है, मांचू और कर्णाली, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के रूप में जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा कब बताना है हमें, कब विज्ञान भवन नई दिल्ली में मेक इन इंडिया पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था। देखो, जो हमारे PM मोदी ने स्कीम्स चलाई हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक आधे पूछ ले जाते हैं, हालांकि ये बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भी एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो इसकी शुरुआत की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 में शुभारंभ इसका किया गया, ठीक है ना। आते हैं 19 क्वेश्चन में। ये जो हमारी चोटियाँ हैं उनको ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, मकालू की ऊंचाई सबसे छोटी, फिर धौलागिरी की, फिर अन्नपूर्णा की, फिर हमारी नंदा देवी की सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, इन चारों में से। चलिए 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है ना। ये जो हमारे इमरजेंसी हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई और नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बताए हैं सारे। ये भी देखो, चलो एक बार और बताती हूँ फिर भी। अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी रखती है, अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे आज तक भी नहीं लगी है, कभी नहीं लगी, ठीक है ना। जारी की गई उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा संहरित या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना, ये कथन बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 360 मैंने बता दिया, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को निर्धारित करता है, बिल्कुल ठीक। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भारत और उसके राज्य क्षेत्र की किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, वह एक उद्घोषणा द्वारा इस आशय की जगह घोषणा करेगा, अगर ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न होती है तो। और ये जो 4th ऑप्शन है गलत है, यह 6 महीने यह 6 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। यही जो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की हम अपनी वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। योर लाइक एंड शेयर विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।